क्या आप चाहते हैं 1 से 1.5 घंटा में पूरे साइंस को कवर करना? अगर चाहते हैं दोस्तों तो आप मेरे साथ 1 से 1.5 घंटा बने रहें। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण विज्ञान को समाप्त करने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों, विज्ञान में 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा रासायनिक विज्ञान। तीनों पार्ट को हम दोस्तों अलग अलग कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जीव विज्ञान को, उसके बाद भौतिक विज्ञान को, उसके बाद रासायनिक विज्ञान को। अगर आप JSSC सीजीएल वाले कैंडिडेट हैं या आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान को, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे भौतिक विज्ञान में, फिर चलेंगे रासायनिक विज्ञान में। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपसे हम मात्र 1 से 1.5 घंटा समझ लेंगे, ठीक है। अगर इतना समय दोस्तों तब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर हम डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए हम जल्दी से शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग क्या है, जीव विज्ञान। यहाँ लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट कंप्लीट MCQ, ठीक है। चलिए हम जल्दी से आते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए बायोलॉजी का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दोस्तों, कौन सा बीज द्विबीजपत्री है? कौन सा बीज द्विबीजपत्री है? दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा मटर, ठीक है। क्या हो जाएगा? मटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? नारियल का कौन सा दोस्तों भाग को खाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भ्रूण कोश को, ठीक है। नारियल का भ्रूण कोश भाग को दोस्तों हम लोग खाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये सारे प्रश्न तो VVI प्रश्न है, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं तब यकीन मानिए दोस्तों 20 में से कम 13 से 15 प्रश्न दोस्तों आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? देखिएगा, आलू का हम लोग तना पाटो खाते हैं, ठीक है। आलू का हम लोग दोस्तों तना पाटो खाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा आसान प्रश्नों के लिए हैं, फिर धीरे धीरे दोस्तों हम लोग लेवल पर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या, क्वेश्चन नंबर 4, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? क्या दोस्तों कौन सा भाग खाया जाता है? यहाँ से एक प्रश्न कम से कम जरूर पूछता है, इसीलिए हम इस टाइप के प्रश्नों को लिए हैं। तो बताइए नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, नाशपाती का गुद्देदार पुष्पासन भाग खाया जाता है, ठीक है। गुद्देदार पुष्पासन भाग को खाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है, गाजर किस प्रकार की जड़ है? गाजर किस प्रकार की जड़ है दोस्तों? देखिएगा, जो गाजर होता है ये दोस्तों शंकुरूप है ना, यानी कोनिकल जिसको बोलते हैं ना, शंकुरूप प्रकार का जड़ है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े अगला प्रश्न। अगला है, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दोस्तों। देखिएगा, ये पाया जाता है दलहन की जड़ पर, ठीक है। दलहन की जड़ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़े अगला प्रश्न पे। अगला है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? प्याज का कौन सा भाग को खाया जाता है? दोस्तों आप लोग याद करिएगा, प्याज का हम लोग भाग खाते हैं, वो खाते हैं मांसल पत्र को, ठीक है। मांसल पत्र को खाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुमंग की इकाई दोस्तों, देखिएगा पुमंग की जो इकाई दोस्तों वो है पुकेसर, ठीक है। पुमंग की इकाई क्या है दोस्तों? पुकेसर है, पुंकेसर जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जब परागण की क्रिया कीटों द्वारा हो तो उसे कहते हैं? जब परागण की क्रिया कीटों द्वारा हो तो उसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, उसे कहा जाता है एंटोमोफिलिया, ठीक है। एंटोमोफिलिया कहा जाता है। ऑप्शन में क्या जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जायगोट होता है दोस्तों, देखिएगा, जो जायगोट जिसको युग्मनज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, जायगोट होता है द्विगुणित में, ठीक है, द्विगुणित। ऑप्शन क्या जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीयक वृद्धि में पौधे दोस्तों देखिए
वृद्धि होगा यहाँ पर, हाँ। द्वितीयक वृद्धि में पौधे दोस्तों देखिएगा, द्वितीयक वृद्धि में पौधे मोटाई में वृद्धि करते हैं, ठीक है, मोटाई में वृद्धि करते हैं। यहाँ वृद्धि है, यार वृद्धि याद रखिए, वृद्धि लिखा हुआ है, ठीक है, मोटाई में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट बढ़िए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, पानी से, ठीक है। कहाँ से निकलता है? पानी से। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी वाला 12 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग के एग्जाम दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न पूछ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब सीजीएल का एग्जाम हुआ जिसमें पेपर लीक हो गया था, इससे पहले सीजीएल का एग्जाम हो चुका है जिसमें पेपर लीक हुआ था 4 मंथ पहले। आपने गौर किया होगा उसमें दोस्तों जो भी प्रश्न पूछा था पूरा बेसिक प्रश्न था। अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड जीके का तो उसमें देखिएगा पूछा था झारखंड गठन कब हुआ था, बताइए इससे कोई आसान प्रश्न हो सकता है क्या? कोई उम्मीद कर सकता है क्या कि इतना आसान प्रश्न पूछेगा सीजीएल के एग्जाम में, वो भी लेकिन पूछा था, ठीक है। तो इस एग्जाम में भी दोस्तों आप लोगों को आसान प्रश्न पूछ जाएगा, आप लोग को बिल्कुल डीप नहीं घुसना है, ठीक है। अगर डीप घुस के पढ़ते तो आप लोग उलझ जाइएगा, फिर पता चला आपका जो सपना है सपना ही रह गया, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे जो बेसिक प्रश्न है दोस्तों, आपको पता है एग्जाम में पास करने के लिए दोस्तों फुल का फुल मार्क्स लाना नहीं होता है, आपको ही पता है, ठीक है। 100 में दोस्तों 75, 80, 85 में सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो आप 100 का 100 के चक्कर में ना रहे, अन्यथा दोस्तों आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि दोस्तों जब डीप घुसें तो जाहिर से पता उलझ जाएंगे, ठीक है। तो आप बेसिक प्रश्नों को पढ़ के जाएँ जो इंपॉर्टेंट है। तो वही दोस्तों प्रश्न आप लोग हम दे रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। आपको बोले हैं तीनों पार्टों कवर करेंगे, जितना भी समय लगे, लेकिन दोस्तों हम कोशिश करेंगे 1.5 घंटा से पार ना हो, ठीक है। 1.5 घंटे के अंदर दोस्तों हम तीनों पार्टों कवर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, देखिएगा प्रकाश संश्लेषण अगर बात करते हैं दोस्तों, ये देखिएगा केवल दिन में होता है। प्रकाश केवल दिन में, क्योंकि सूर्य सिर्फ दिन में उगता है ना, प्रकाश मिलेगा तभी तो होगा प्रकाश संश्लेषण, इसलिए दोस्तों केवल दिन में होता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आएगा दोस्तों तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए होंगे तो, क्योंकि दोस्तों अभी इस चैनल में और वीडियो आने वाला है जो दोस्तों हम रैपिड फायर वीडियो देंगे। ऐसे नहीं कि आपको पूरा 10 घंटा 12 घंटा क्लास दे रहे, ऐसा कुछ नहीं, मात्र 1-1.5 घंटा का क्लास आप लोग हम देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होता है? तो आप लोग याद करिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, ठीक है, CO2 गैस दोस्तों आवश्यक होता है। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 में, प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, देखिएगा प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी में प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग में, ठीक है। सबसे अधिक दोस्तों किसमें होती है? लाल रंग में होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एड्स का कारण है दोस्तों, AIDS दोस्तों, यानी एड्स का क्या कारण है दोस्तों? एड्स का जो कारण होता है वो होता है वायरस, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? वायरस, यानी 17 का डी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी दोस्तों? तो देखिएगा विषाणु से होने वाली बीमारी है पोलियो, ठीक है। क्या है दोस्तों? पोलियो हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया दोस्तों, पोलियो का टीका तैयार करने वाला कौन है? वो दोस्तों जॉन साल्क ने, ठीक है, जॉन साल्क ने। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन है दोस्तों, एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन दोस्तों ये बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन दोस्तों बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ें, आगे है क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? देखिए BCG का टीका नवजात शिशु को
कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? तो दोस्तों देखिएगा 7 दिनों के भीतर, ठीक है, 7 दिनों के भीतर लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है, तो आप लोग याद करें दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। तापमान की वृद्धि होने पर, हाँ ये भी सही है। तेज़ हवा चलने पर, ये भी सही है दोस्तों, सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हैजा के रोगाणु को फैलाता है। दोस्तों हैजे के रोगाणु को फैलाता है, तो दोस्तों हैजे के रोगाणु को फैलाता है घरेलू मच्छर, ठीक है, घरेलू मच्छर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों मलेरिया, ठीक है। जो मलेरिया दोस्तों ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलता है, ठीक है। ये दोस्तों किसके द्वारा फैलता है? ये तो मच्छर द्वारा मलेरिया फैलता है। आगे बढ़ते हैं, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं दोस्तों, देखिएगा एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है, बैक्टीरिया को वो नष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला है डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। दोस्तों डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है? तो याद रखिएगा गला को, ठीक है, गला को प्रभावित करती है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गला को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग स्पीड पढ़ेंगे क्योंकि आपको बोल दिए पहले ही हम 1.5 घंटे के अंदर पूरे साइंस को कवर करेंगे। आपको पता है दोस्तों साइंस बहुत ही लंबा होता है, क्योंकि उसको 3 पार्ट्स में कवर करना होता है, ठीक है, फिजिक्स भी करना होता है, केमिस्ट्री करना होता है, बायो करना होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है उस वीडियो इम्पोर्टेंट प्रश्न का वीडियो लाने का, जिससे आप कम समय पढ़ दोस्तों आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको 20 का 20 लाना है तो पूरा बुक को घोल के पी जाइए, फिर दिन रात पढ़िए, 2-3 साल से एकदम उसको रगड़ के पढ़िए, तो भी दोस्तों 20 का 20 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों 20 का 15, 16, 17 आसानी से लाया जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों 20 में जो 16, 15, 17 लाएगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा, उतना में ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? ठीक है, ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है दोस्तों। क्या देखिएगा? टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है, टाइफाइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मशरूम है दोस्तों, जो मशरूम होता है ये एक प्रकार का कवक होता है, ठीक है, कवक होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी बीमारी एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है? एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है, इसे देखिएगा श्वसन रोग, जिसको दमा भी कहा जाता है, श्वसन रोग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेत्र रोग का चिकित्सक दोस्तों, देखिएगा नेत्र रोग का चिकित्सक को क्या कहते हैं? हर किसी को नेत्र रोग का चिकित्सक को ऑप्टिशियन कहा जाता है ना, ऑप्टिशियन के दोस्तों ऑप्टिक्स देकर ही दोस्तों नेत्र रोग को दूर किया जाता है। ऑप्टिक्स में क्या होता है? चश्मा, ठीक है, इंग्लिश में ऑप्टिक्स बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, पानी जनित रोग निम्नांकित में से कौन है? बताइए, पानी जनित रोग निम्नांकित में से कौन है? तो दोस्तों ये देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा ना, टाइफाइड, ये पानी जनित रोग है, ठीक है, टाइफाइड दोस्तों पानी जनित रोग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चला 32 नंबर, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, लाइकेन मिश्रित जीव है दोस्तों जो बने होते हैं, दोस्तों जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से, ठीक है, जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुनेन प्राप्त किया जाता है दोस्तों, देखिएगा कुनेन प्राप्त किया जाता है सिनकोना से, ठीक है, सिनकोना से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैगीफेरा इंडिका होता है, ठीक है, यानी 34 क्या हो जाएगा? पहला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोशिका में राइबोसोम का कार्य दोस्तों, देखिएगा कोशिका में राइबोसोम का जो कार्य होता है
वो होता है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है दोस्तों? मदद करना उसका कार्य होता है। इन ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 35 का डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? एक मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? तो आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, 23 होता है। ठीक है, एक मानव बोल रहा है 23 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है तो 37 नंबर। ठीक है, 37 नंबर देखिए, 37 नंबर क्या है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, पादप कोशिका की बात किया जा रहा है, वो जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है दोस्तों? क्या रखेगा इसका जो भिन्न हो जाएगा, किस कारण से पूछ रहा है, तो आप लोग याद कर लिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये बेसिक भिन्न है, यानी अलग करने का। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? देखिए दोस्तों, डीएनए के द्वारा होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह दोस्तों डीएनए के द्वारा होता है। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन नंबर 39। कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं दोस्तों? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया दोस्तों यहाँ हो जाएगा, ये वाला इधर उधर थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग हो गया। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं दोस्तों? को पता है लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये तो हर किसी को पता होगा, VVI प्रश्न भी है, काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो इसको देखिएगा 2। ठीक है, 2 होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। ठीक है, किसमें दोस्तों? जनन कोशिका में। 142 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। देखिए, निम्न प्रजातियों में से कौन रोडेंट है? निम्न प्रजातियों में से कौन रोडेंट है बताइए? दोस्तों चूहा, चूहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है दोस्तों, ये तो पता होगा आप लोग को, केंचुआ, जिसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पशु संतान के रूप में जन्म देता है? पशु संतान के रूप में जन्म देता है दोस्तों, तो घोड़ा भी डायरेक्ट बच्चा ही जन्म देता है, बाघ, चूहा, ये सब डायरेक्ट बच्चा जन्म देता है। ठीक है, पशु संतान कहने मतलब क्या? सीधे बच्चा को जन्म देता है, अंडा उंडा नहीं देता है। तो घोड़ा, बाघ, चूहा ये सभी दोस्तों पशु संतान को जन्म देता है, यानी ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, मोती यानी पेरल्स का निर्माण होता है दोस्तों, देखेगा मोती का निर्माण मोलस्का द्वारा होता है। ठीक है, मोलस्का के द्वारा होता है। नेक्स्ट बढ़े आगे प्रश्न पे। आगे है अंडा देने वाला स्तनधारी, तो देखेगा अंडा देने वाला स्तनधारी है प्लेटिप्स। ठीक है, प्लेटिप्स हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा? प्लेटिप्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। टेंडन जोड़ता है इसको, देखेगा जो टेंडन है ये जोड़ता है पेशी को हड्डी से। ठीक है, पेशी को हड्डी से तो टेंडन जोड़ता है। ऑप्शन में क्या जाएगा? 48 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है हड्डी में कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों? हड्डी में कौन सी प्रोटीन होती है? 49 का बताइए। एक तो ओसिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ओसिन।
आगे बढ़ते हैं। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को यानी प्लीहा को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में 50 हम लोग का समाप्त हो गया। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? साफ करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों फेफड़ा करता है ना, फेफड़ा नहीं करता है जी साफ करने का कार्य। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? यूनिवर्सल डोनर है दोस्तों, तो है दोस्तों ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, ये सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर इसीलिए कहा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। सामान्य रक्त समूह में से कौन सा समूह यूनिवर्सल रेसिपिएंट जाना जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट जाना जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा ए बी। ठीक है, ग्रुप ए बी। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो-मग्न मनुष्य। ठीक है, क्रो-मग्न मनुष्य हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, एक संकरीय क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात है। एक संकरीय क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात है दोस्तों, देखिएगा फिनोटाइप अनुपात है 3:1। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। द्विव संकरण क्रॉस में फिनोटिन अनुपात है। द्विव संकरण क्रॉस में फिनोटिन अनुकरण है दोस्तों, देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 56 का क्या होगा? बी। चलिए 57 पे चलते हैं। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, खट्टे खाद्य पदार्थ में क्या होता है? यानी खट्टे खाद्य पदार्थ में क्या होता है, यानी कौन सा विटामिन? देखिएगा खट्टा चीज़ में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे इमली हो गया, ये सब में क्या है? विटामिन सी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग है दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग दोस्तों 65% होता है। लगभग 65% दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा होता है। ठीक है, यानी 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो सबसे अधिक आयरन पाया जाता है हरी पत्ती वाली सब्जी में। ठीक है, हरी पत्ती वाली सब्जी में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का। ठीक है, तो दोस्तों सोयाबीन में दोस्तों सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जिनको भी प्रोटीन का कमी है आप लोग सोयाबीन का सब्जी खाया कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर दोस्तों सोयाबीन को कच्चा भी फुला खाया जाता है। चलिए, विटामिन डी की कमी से होता है, बताइए। विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है ना, सूखा रोग होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? पहला राइट आंसर हो जाएगा सूखा रोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। 63 नंबर। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये विटामिन सी की कमी से ही होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सभी विटामिन का कुछ ना कुछ दोस्तों अपना काम होता है, इसीलिए आपको सही विटामिन का सेवन करना चाहिए। ठीक है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? देखिएगा पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ई। VVI क्वेश्चन है दोस्तों ये सारा प्रश्न, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, उठा के। चलिए नेक्स्ट बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो वह है जिगर, दोस्तों लीवर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, इसको जिगर बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन क्या है?
थायरॉक्सिन क्या है दोस्तों, देखिएगा जो थायरॉक्सिन होता है वो हार्मोन होता है, ठीक है। क्या था दोस्तों, थायरॉक्सिन क्या होता है, हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 67 में इंसुलिन का स्राव होता है दोस्तों, इंसुलिन का स्राव होता है कोशिका द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है दोस्तों, देखिएगा इमरजेंसी जो हार्मोन होता है वो कहलाता है इपिन फरिन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या जाएगा, बी राइट आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है, दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, देखिएगा लैक्टोजेनिक हार्मोन को कहा जाता है, दूध जनक हार्मोन, ठीक है, दूध में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा वह अंग होता है छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन होता है, ठीक है। जब हम लोग खाना खाते हैं उसका पाचन सबसे अधिक दोस्तों छोटी आंत में होता है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा, ये इसी को लीवर बोलते हैं ना, यकृत को ही दोस्तों लीवर बोला जाता है, ठीक है। बताइए भोजन का पाचन किसमें प्रारंभ होता है दोस्तों, भोजन का पाचन प्रारंभ दोस्तों मुंह से ही हो जाता है। खाना खाते हैं, मुंह में खाना लेते हैं, तब से दोस्तों पाचन शुरुआत हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 71 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 72 में शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, शरीर के किस भाग में दोस्तों पित्त का निर्माण होता है दोस्तों, यकृत में होता है, ठीक है, जिसको लीवर अगर हम जैसे कहते हैं, जिसे लीवर कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, जिसको लीवर भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। आगे बढ़े 73 नंबर प्रश्न क्या देखिए, 73 नंबर प्रश्न दोस्तों स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम दोस्तों तो वह है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा हड्डी है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा हड्डी है वो है फीमर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फीमर। आगे बढ़ें, विकसित होने पर मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या, विकसित होने पर कुल मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितना होता है, सबको पता है 208, बाकी बच्चा में 300 प्लस रहता है ना। सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों, देखिएगा सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स। आगे बढ़ते हैं, लाल रक्त का निर्माण होता है दोस्तों, लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्वसन एक प्रकार का दोस्तों, देखिएगा श्वसन एक प्रकार का मंद दहन है, ठीक है, श्वसन एक प्रकार क्या है दोस्तों, मंद दहन है, 78 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79, मनुष्य में स्वर यंत्र को कहते हैं दोस्तों, देखिए मनुष्य में स्वर यंत्र को कहा जाता है लैरिक्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लैरिक्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, श्वसन 1 मिनट में होता है दोस्तों, श्वसन 1 मिनट में लगभग दोस्तों 14 से 16 बार होता है, ठीक है, 14 से 16 बार होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट दोस्तों, देखिएगा प्रति मिनट 72 बार होता है लगभग, ठीक है। दिल की धड़कन धड़कता है प्रति मिनट कम से कम 72 बार। जी दोस्तों, दिल की धड़कन बंद हो गया, सोचिए आप इस दुनिया से विदा हो गए। आगे बढ़ें, हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है दोस्तों, हृदय की दशा को स्पष्ट कौन करता है, तो याद रखिएगा ईसीजी करता है, ठीक है, ईसीजी करता है। आगे बढ़ें, सबसे बड़ी धमनी है दोस्तों, सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, ठीक है, सबसे बड़ी धमनी क्या है दोस्तों, महाधमनी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 83 का सी। ब्रिक की इकाई दोस्तों, देखिएगा ब्रिक की इकाई है
नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग स्पीड करते हैं दोस्तों, क्योंकि समय कम लगाना है और अधिक पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। 50 नंबर क्या है? कपाल तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्वस की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? देखिएगा, मनुष्य में होता है 31 जोड़ी, ठीक है। कितना होता है? 31 जोड़ी होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 86 में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है दोस्तों। देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है तंत्रिका की इकाई है, तंत्रिका की इकाई दोस्तों। देखिएगा, तंत्रिका की इकाई है न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। याद सारा चीज़ अच्छा से कर लीजिएगा सब, ठीक है। अंडाणु ओवम में क्रोमोजोम की संख्या होती है, क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है? तो 23, ठीक है। जोड़ा में पूछेगा तो 46 हो जाएगा, तो जोड़ा में नहीं पूछा यहाँ पर, सिर्फ ओवम क्रोमोजोम की संख्या पूछ रहा है, तो 23 हो जाएगा। जोड़ा में पूछता तो 46 हो जाता। ऐसा ध्यान रखिएगा। मुकुलन द्वारा किसमें जनन क्रिया होती है? मुकुलन द्वारा किसमें जनन की क्रिया होती है? तो इस तैयार रखिएगा, हाइड्रा। हाइड्रा में दोस्तों मुकुलन द्वारा जनन क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन द्विलिंगी है? निम्न में से दोस्तों कौन द्विलिंगी है? तो यह दोस्तों केंचुआ। केंचुआ क्या है? द्विलिंगी है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, माँ के गर्भ में बच्चा पोषण ग्रहण करता है, माँ के गर्भ में बच्चा पोषण ग्रहण करता है दोस्तों प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, फलों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में डेंड्रोलॉजी कहलाता है, निम्नलिखित में डेंड्रोलॉजी कहलाता है दोस्तों। देखिएगा, जो झाड़ियों का अध्ययन होता है उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जिसमें झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ें, 95 नंबर है, क्या देखिए, निम्न में से कौन सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव कौन है दोस्तों? माइक्रोप्लाज्मा। दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं दोस्तों। देखिएगा, वो कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 97। नाइट्रोजन यांगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यांत्रिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल दोस्तों सहायक है? तो हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दोस्तों लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है दोस्तों ऑक्सीजन का अवशोषण करना, है ना, ऑक्सीजन को पूरा शरीर में प्रवाह करना, ठीक है, प्रवाहित करना। नेक्स्ट बढ़ें अगला प्रश्न पे। 99 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो दोस्तों देखिएगा, वो रोग है तपेदिक। तपेदिक रोग दोस्तों बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन देख जाइएगा, ऑप्शन में कौन कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं क्योंकि आपको कम समय में हम पूरा कवर करा रहे हैं इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। और दोस्तों ये बायोलॉजी का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग दोस्तों जीवाणुओं के कारण होता है? तो दोस्तों देखिएगा, हैजा दोस्तों जीवाणुओं के कारण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे बायो को समाप्त कर देंगे दोस्तों मात्र आधा घंटा में। अब बचा है दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो कि आगे भी हम लोग जस्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तब अगला सेक्शन में। हम लोग अब चलते हैं दोस्तों फिजिक्स में। अब हम लोग चलते हैं भौतिक विज्ञान में। अभी तक हम लोग दोस्तों बायोलॉजी देख रहे थे, अब हम लोग पहुंच गए हैं फिजिक्स में, ठीक है। देखिए फिजिक्स का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है एसआई प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताइए एसआई प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है?
तो आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है दोस्तों। तो देखिएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? पारसेक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होता है, यानी दोस्तों डायमेंशन बताना है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होता है, तो याद है दोस्तों m⁻⁻1 L3 T⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला इस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद से इसको निकाल के देख सकते हैं, जिनको भी डायमेंशन निकालने आता होगा। हम डायरेक्ट आप लोग आंसर बता रहे हैं, क्योंकि कम समय दोस्तों को पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? दोस्तों देखिएगा, 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है, वह है रॉकेट का चलना और बंदूक से गोली छोड़ना, ये दोनों है। ठीक है, ठीक है, दोनों है। रॉकेट का चलना और बंदूक से गोली छोड़ना दोनों ही दोस्तों संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। एक समान वृत्तीय गति में दोस्तों, एक समान वृत्तीय गति में दोस्तों, एक समान वृत्तीय गति में एक अचर एक वेग चर होता है। ठीक है, एक अचर एवं वेग चर होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? देखिएगा, रॉकेट का उड़ना जो होता है दोस्तों, ये न्यूटन का तृतीय गति के नियम और संवेग संरक्षण का नियम दोनों पर आधारित होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए, हाँ ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घर्षण गुणांक के लिए कौन सा समीकरण सत्य है? घर्षण गुणांक के लिए दोस्तों कौन सा समीकरण सत्य है? तो इसलिए क्या μ=F/r, ये दोस्तों ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जो दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है, तो हर किसी को पता होगा कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। ठीक है, 746 वाट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी अभी तक साइंस नहीं पढ़ा दोस्तों, तो खास करके आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं पूरा अंत तक, तब यकीन मानिए 20 में से कम 15 से लेकर 17 प्रश्न आराम से आप बना सकते हैं इस वीडियो पूरा देखने के बाद। ठीक है, क्यों दोस्तों यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारा प्रश्न डाला हुआ है, मैंने खुद अच्छा से चेक किया है। आप लोग पता भी कर सकते हैं, इससे पहले जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ उसमें मैंने वीडियो दिया था साइंस का, जहाँ से बहुत ही प्रश्न दोस्तों मैच किया था। ठीक है, तो आप लोग से भी हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरा अंत तक वीडियो को देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर एक आ गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हम लोग आज न्यूमेरिकल वाला छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक न्यूमेरिकल का वीडियो स्पेशल बांधेंगे आप लोगों को साइंस का। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे ही सीजीएल में खास करके बहुत ही कम पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है दोस्तों। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला भी देखिए, ये न्यूमेरिकल टाइप को थोड़ा हो जाता है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। केपलर ने खोज की कि वे ग्रह कक्ष में चलते हैं जो डैश हैं। केपलर ने खोज की कि वे ग्रह कक्षा में चलते हैं जो दोस्तों इलिप्टिकल होते हैं। ठीक है, जो इलिप्टिकल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। एक वस्तु का वजन अधिकतम होता है दोस्तों, एक वस्तु का वजन अधिकतम पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक बार बराबर होता है दोस्तों, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, एक बार इक्वल टू दोस्तों 10⁵ पास्कल होता है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वातावरणीय दबाव का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? वातावरणीय दबाव का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो देखेगा बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 में सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। दोस्तों देखिएगा, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, जल का अधिकतम घनत्व है। दोस्तों जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक। दोस्तों देखिएगा, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है, आपेक्षिक घनत्व, इसका तो मात्रक ही नहीं होता है, यानी इनका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व दोस्तों मात्रक नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। घनत्व का ऐसा ही मात्रक दोस्तों, घनत्व का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। दोस्तों वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है दोस्तों पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब देखेंगे जब वर्षा होता है तो जब बूंदें टपकती है तो थोड़ा गोल दिखती है, वो किस कारण से दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव कारण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग, अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। दोस्तों कोशिका नली में जल का ऊपरी जो सतह होता है तो वह अवतल होता है। ठीक है, अवतल। नेक्स्ट बढ़ें, पारा का ऊपरी सतह होता है। दोस्तों पारा का ऊपरी सतह होता है उत्तल। ठीक है, पारा का ऊपरी सतह क्या होता है दोस्तों? उत्तल हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, जल का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में। दोस्तों जल का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम बढ़ता है। ठीक है, जल घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम बढ़ता है, कह सकते हैं। ठीक है, कम बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों गरम सूप अगर आप लोग पिए होंगे दोस्तों तो वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण लगता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण लगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, विकृत का मात्रक है। दोस्तों विकृत का जो मात्रक है वो हो जाएगा, विकृत का मात्रक विकृति का मात्रक, तो इसका तो मात्रक होता ही नहीं, तो यानी ये मात्रकहीन है, इनसे मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? दोस्तों वह है रबड़। क्या? रबड़ है। नेक्स्ट बढ़ें, कार्य का मात्रक है, काफ़ी इंपोर्टेंट है प्रश्न। कार्य का मात्रक दोस्तों जूल, तो पता है कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा एक सुमेलित नहीं दोस्तों वो आपको बताना है। ठीक है, डेसिमल से हम लोग ध्वनि की प्रबलता मापते हैं, बिल्कुल सही है, ये तो सुमेलित है। असौ शक्ति की इकाई, हाँ ये भी सही है। समुद्र मील दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस से ऊष्मा की इकाई मापते हैं, जब 3 सही होगा तो गलत पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, सेल्सियस से क्या हम लोग ऊष्मा की इकाई है? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई होता नहीं होता है। ठीक है, ये ही गलत दिया हुआ है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दोस्तों ये है मैथमेटिकल, इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा फोन में दोस्तों क्या होता है, नंबरिकल को बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, आगे बढ़िए 34 नंबर, शरीर का वजन। दोस्तों शरीर का जो वजन है ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, शरीर का वजन दोस्तों ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, तो किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो आपको पता है दोस्तों पृथ्वी पर जाने पर 1/6 हो जाता है, यानी दोस्तों 6 भाग कम हो जाएगा वो। ठीक है, यानी इसको 600 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा?
100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 35 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि दोस्तों सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि दोस्तों बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सीधा बात, बर्फ़ में तो सड़क की अपेक्षा घर्षण कम, इसलिए दोस्तों वहाँ पर चलना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 37 में, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलते हैं दोस्तों तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो याद रखिएगा घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आयतन हो गया, भार हो गया, दर्पण, ये सब परिवर्तन होगा, लेकिन घनत्व अपरिवर्तित रहेगा जब वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ें। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है। दोस्तों याद रखिएगा नाभिक के संलयन के कारण होता रहता है, ऑप्शन नंबर पहला। अब बताएं, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। दोस्तों चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है दोस्तों, देखिएगा किसमें गतिज ऊर्जा, चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा रहती है, बहता हुआ पानी इसमें गतिज ऊर्जा है, चलता हथौड़ाई भी है, खींचा हुआ धनुष नहीं, इसमें नहीं दोस्तों, इसमें गतिज नहीं हो जाएगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी नहीं पूछा है तो डी हो जाएगा, खींचा हुआ धनुष, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगा। अब दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दोस्तों दूध से क्रीम निकालने में अगर देखा जाए तो उसमें अपकेंद्री बल लगता है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं, लोलक की कालावधि यानी लोलक का टाइम पीरियड आपको बताना है। दोस्तों लोलक का टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है उसका टाइम पीरियड। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। दोस्तों देखिए पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है पवासो अनुपात। ठीक है, क्या कहा जाता है, पवासो अनुपात। ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है दोस्तों, देखिए आप ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, प्रासरव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है, देखिए प्रासरव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति तो दोस्तों याद किया, जिसकी आवृत्ति 2000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, 2000 हर्ट्ज से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। दोस्तों याद रखिएगा ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्वनि तरंगे किसे कारण प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करते हैं, किसे कारण। देखो दोस्तों वो कारण है परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं दोस्तों, उतार चढ़ाव कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। क्या कहा जाता है, डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप दोस्तों देखिएगा, केल्विन मान की अगर बात करें दोस्तों तो सामान्य ताप होता है 310। ठीक है, 310 केल्विन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 49 का डी हो जाएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। बताइए, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों -40 डिग्री। ठीक है, 50 का पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 51, न्यूनतम
संभव ताप है दोस्तों, देखिएगा न्यूनतम संभव जो ताप है दोस्तों वो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है दोस्तों, देखिएगा सामान्य होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है दोस्तों? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। प्रकाश तरंग दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन वन क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, ठीक है। जो चंद्रमा होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, तब दोस्तों क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है देखिए। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और परावर्तन के बाद कोण 30 है तो माध्यम अपवर्तन सूचक है, तो देखिएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, 3। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है दोस्तों, देखिएगा आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव आँख की रेटिना पर कैसे प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिएगा वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। नेक्स्ट आते हैं। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है दोस्तों, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश हो जाएगा बैगनी कलर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। जो घर में लगा होता है पंखा बल्ब दोस्तों, वो कौन सा क्रम में लगा होता है? देखिए दोस्तों, समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है, समांतर क्रम में लगाते हैं। तो आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, जो कि क्या है? न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल है। यदि 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा? तो इसको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, 2 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सॉल्यूशन कर लीजिएगा इसका। चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग दोस्तों बायो देख लिए, ठीक है, हम लोग देख लिए फिजिक्स। अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री, जो कि एक पार्ट और बचा हुआ है, जो कि इसको जल्दी से हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखिए, केमिस्ट्री का लिखा हुआ रासायनिक विज्ञान, यानी दोस्तों ये केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री का जो पहला प्रश्न तो आपकी स्क्रीन पे हाजिर हो चुका है। पहला प्रश्न क्या है देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, कौन सा तत्व है दोस्तों? सल्फर है, ठीक है, सल्फर है। नेक्स्ट बोलते हैं बेकिंग सोडा है। देखिए बेकिंग सोडा से देखिएगा, बेकिंग सोडा NaHCO3, ये दोस्तों बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, ठीक है, NaHCO3, इसको याद कर लीजिएगा। एस्प्रिन का रासायनिक नाम है तई। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? एस्प्रिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? देखिएगा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एथिलीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कार्बन है एक दोस्तों, कार्बन है एक, देखिएगा कार्बन एक धातु है, ठीक है, कार्बन क्या है? एक धातु है। एक सेकंड दोस्तों, कार्बन धातु नहीं है, अधातु है, सॉरी एक सेकंड, या सही कर लीजिएगा, कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे क्रियाशील है दोस्तों, देखिएगा सबसे क्रियाशील O2 है, ठीक है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है दोस्तों, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, देखिएगा हीलियम दोस्तों नोबेल गैस कहलाता है, ठीक है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट अंतिम जो लाइन होता है उसमें दोस्तों सारा क्या होता है? नोबेल गैस। इसमें से हीलियम
उसी का एलिमेंट है, ठीक है, यानी हीलियम हो जाएगा नोबल गैस। आगे बढ़ते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? कौन सी धातु मिलाई जाती है दोस्तों? क्या देखिएगा, उसमें मिलाया जाता है तांबा, ठीक है, तांबा मिलाया जाता है। कब? सोना में दोस्तों तांबा को मिक्स किया जाता है, ठीक है। आप लोग सुनेंगे सोना प्योर कभी नहीं होता है। सोना अगर प्योर रहेगा दोस्तों तो वो बहुत ही लचीला रहेगा, ठीक है, मजबूत नहीं रहेगा। इसीलिए उसको मजबूत करने के लिए धातु मिलाई जाती है। और कौन सा धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, किसी कमी से तो डिहाइड्रेशन होता है, तो याद रखिएगा पानी की कमी से होता है, ठीक है, पानी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बढ़ें। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? दोस्तों गोबर गैस में सबसे अधिक पाया जाता है मीथेन गैस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कांसा किन धातुओं का मिश्रण होता है? कांसा किस धातु का मिश्रण है दोस्तों? देखिएगा जो कांसा है ये तांबा और टीना का मिश्रण होता है, ठीक है। कांसा दोस्तों तांबा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी दोस्तों गैस होता है, गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? दोस्तों अगर सामान्य ट्यूबलाइट की बात करते हैं तो उसमें आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 में, ठीक है। सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? दोस्तों देखिएगा जो सिरका है ये एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 13 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिनेबार किसका खनिज है दोस्तों? देखिएगा सिनेबार जो दोस्तों ये पारे का खनिज है। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाने वाला हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाला हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है दोस्तों? देखिएगा रासायनिक दृष्टि से सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? देखिएगा शीशा किया जाता है, ठीक है, शीशा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं दोस्तों, देखिएगा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। ये नंबरिकल टाइप का ये लोग आप लोग खुद से बनाना है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों फ़ोन छोटा है जिस कारण से नंबरिकल क्वेश्चन बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बाकी अगर आंसर जाना है तो इसका आंसर हो जाएगा 18 न्यूट्रॉन, ठीक है, 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा। लोग बना के देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक तत्व के समस्थानिक में दोस्तों एक तत्व के समस्थानिक में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या भिन्न होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की संख्या दोस्तों भिन्न यानी अलग होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 20 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया है उनका नाम है जेम्स चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक। सॉरी न्यूट्रॉन की खोज की है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? तो जेम्स चैडविक जी ने की है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा है? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा दोस्तों? देखिएगा इनका खोज करता है रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है। आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है दोस्तों। देखिएगा आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या में रखा गया है, ठीक है, बढ़ती हुई परमाणु संख्या में रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है दोस्तों। देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होती है परमाणु क्रमांक पर, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों आधारित होती है परमाणु क्रमांक पर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 24 में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील दोस्तों अगर हम लोग बात करें सबसे अधिक क्रियाशील तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण क्या था दोस्तों? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण दोस्तों क्या था?
उनका क्या नाम है? उनका नाम है डुबेरियनर, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है दोस्तों, देखिएगा सबसे अधिक होता है फ्लोरीन का, एफ का। ठीक है, यानी नेगेटिविटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अल्फा किरणें दोस्तों, देखिएगा अल्फा किरणें हीलियम प्लस प्लस आयन हो जाएगा। ठीक है, अल्फा किरणें में रहते हैं दोस्तों, देखिएगा अल्फा किरणें में रहते हैं धनात्मक कण, यानी पॉजिटिव कण रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? कौन सा अम्ल दोस्तों सिरके में उपस्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ें अगला प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। वाशिंग सोडा है दोस्तों, वाशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अम्लों का पीएच मान होता है दोस्तों, देखिएगा अम्लों का पीएच मान होता है 7 से कम। ठीक है, 7 से कम अम्ल होता है। 7 से दोस्तों क्षार होता है, और जगह 7 रहेगा दोस्तों तो वो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। ठीक है, तीनों याद कर लीजिएगा। कौन सा अम्ल अधिक कठिनाई से तनुकृत होता है? कौन सा अम्ल अधिक कठिनाई से दोस्तों तनुकृत होता है? तो दोस्तों H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 दोस्तों अधिक कठिनाई से तनुकृत होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? दोस्तों Mn का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 7, 33 का 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण में होता है दोस्तों, देखिएगा ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग का कहलाता है ऑक्सीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? VBI सवाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है दोस्तों? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम कार्बन का अणुसूत्र है दोस्तों, देखिए एल्युमिनियम कार्बन का अणुसूत्र हो जाएगा Al4C3। ठीक है, Al4C3 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 मोल कार्बन में, कार्बन के परमाणु होते हैं 1 मोल कार्बन में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 1 मोल कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 दोस्तों होता है। ठीक है, 1 मोल कार्बन में कार्बन के परमाणु। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दोस्तों? देखिएगा मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना दोस्तों ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे 39 नंबर पे। प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया दर दोस्तों, प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया दर दोस्तों क्या होता है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया को दोस्तों, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया को बढ़ा सकता है, ऐसा तो होता नहीं, घटा सकता है, ये भी नहीं, तो दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है कोयला का सामान्य प्रकार दोस्तों, देखिएगा कोयला का सामान्य प्रकार है बिटुमिन्स। ठीक है, बिटुमिन्स। ग्रीन हाउस प्रभाव डैश से होता है दोस्तों, देखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हीरा कार्बन का दोस्तों, हीरा दोस्तों कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, हीरा कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है दोस्तों, देखिएगा गोबर गैस में मुख्य तत्व मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी गा रहे हैं, अगर इतना भी आप लोग कर लेते दोस्तों, आप लोग एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आखिरी समय में पूरा सिलेबस को कवर करना मुश्किल है, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, जो इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आप लोग हम दे रहे हैं, ठीक है, एक ही वीडियो में हम पूरा समाप्त करेंगे पूरा साइंस को, आप लोग को बोले हैं स्टार्टिंग में ही।
तो इस वीडियो में आपको पता है अभी हम लोग बायोलॉजी कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम लोग फिजिक्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम लोग करेंगे केमिस्ट्री कंप्लीट, जो कि दोस्तों इसका और 50% बचा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग अभी जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग से उम्मीद करेंगे आप लोग की वीडियो पसंद आया होगा, और उसको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों भी और भी वीडियो आने वाला है। ठीक है, जो भी जैसे सीजन वाले कैंडिडेट है या आगे एग्जाम देने वाले हैं जिसमें आपका साइंस रहता हो। ठीक है, तो काफ़ी आपको पता है लगभग सभी एग्जाम में साइंस होते ही हैं दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अच्छे ईंधन की विशेषताएं हैं। अच्छा ईंधन हम किसको बोलते हैं दोस्तों? अच्छा ईंधन हम किसको बोलते हैं? देखिएगा, अच्छा ईंधन, ईंधन का ऊष्मायमान ऊँच हो, हाँ अधिक ऊष्मा होगा तभी तो उसको बोलेंगे अच्छा ईंधन है। आगे देख लेते हैं। ईंधन को जलाने पर काफ़ी मात्रा में राख, धुआं तथा अन्य विषैले गैस नहीं उत्पन्न होना। बिल्कुल सही है। अगर हम लोग उसको जलाते हैं तो राख ज़्यादा नहीं बदलनी, धुआं ज़्यादा नहीं देना चाहिए, विषैले गैस नहीं छोड़ना चाहिए, तभी तो उसको कहेंगे इसका भी मतलब ये अच्छे ईंधन है। प्रज्वलन ताप कम होना चाहिए। बिल्कुल सही है, प्रज्वलन ताप भी कम होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या प्रज्वलन ताप का मतलब क्या कि कम होता है, बहुत सारा ऐसा कम जलाएं और तुरंत खत्म हो गया, तो फिर वो अच्छे ईंधन कैसे कहलाएगा? थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, यानी सभी गुण होना चाहिए। डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग हो गया, एक सेकंड मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, CnH2n-2 इस तरह लिखाएगा। ठीक है, इस तरह लिखाएगा, इसको सही कर लीजिएगा, CnH2n-2। आगे बढ़ते हैं। बेकेलाइट का निर्माण होता है दोस्तों, देखिएगा बेकेलाइट का निर्माण जो होता है वो फार्मल्डिहाइड एवं फिनाइल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तेल एवं वसा घुलनशील है दोस्तों, देखिएगा तेल एवं वसा घुलनशील होता है कार्बनिक घोलक में। ठीक है, कार्बनिक घोलक में ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अपमार्जक को कहा जाता है दोस्तों, देखिएगा और अपमार्जक को कहा जाता है साबुन रहित साबुन। ठीक है, साबुन रहित साबुन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और 50वां प्रश्न क्या है देखिए। दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु मिलाकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है बहुलीकरण। ठीक है, क्या कहलाता है? बहुलीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो कौन सा किसका दोस्तों एक किसका अधिकतम ईंधन मान होता है कहने का मतलब है। ठीक है, तो देखिएगा जो भी आपका ऑप्शन दिया हो उसमें से हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 51 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस पानी से साबुन के अच्छे झाग पैदा ना हो उसे कहते हैं, जिस पानी से साबुन के अच्छे झाग जो फैन उत्पन्न होता है वो ना हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है कठोर पानी। ठीक है, कठोर पानी। आगे है 53 नंबर। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है दोस्तों, देखिएगा एल्युमिनियम के अयस्क का जो नाम है दोस्तों वो हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा छोटा होने के कारण मुझे पढ़ने में किसी वर्ड दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 है, धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर प्राप्त होता है। पानी में घोलने पर प्राप्त होता है क्या दोस्तों? क्षार या घोल प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3। पारे का प्रमुख अयस्क है दोस्तों, देखिएगा पारे का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। ठीक है, क्या है दोस्तों? सिनेबार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? निम्न में से कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों? देखिएगा सबसे अच्छा चालक है चांदी। ठीक है,
यहाँ जो भी ऑप्शन है उसमें दोस्तों चांदी सबसे अच्छा विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट बोलते हैं द्रव्य धातु है दोस्तों, देखिएगा जो द्रव्य धातु है वो पारा। पारा क्या है? द्रव्य धातु है। ऑप्शन नंबर सी इस वजह का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जंग लगने पर लोहे का भार। दोस्तों जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तब लोग याद कीजिएगा, जब जंग लग जाएगा तो जो है लोहा में, तो उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत में मिलती है? पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत से मिलती है? तो आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है दोस्तों, देखिएगा रासायनिक दृष्टि से सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 देखिए चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? कौन सा चुंबक बनाने के लिए दोस्तों कौन सा मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों एल निको का। ठीक है, एल निको का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं पानी में नमक मिलाने पर पानी क्वथनांक और हिमांक। दोस्तों पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक दोस्तों क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। ठीक है, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। नेक्स्ट है हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? दोस्तों हीरे की खनिजीय बनावट क्या है पूछा है दोस्तों, देखिएगा कार्बन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा जीवाश्म का प्रयुक्त होती है। ठीक है, जीवाश्म प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दिया सलाई की नोक में होता है दोस्तों, देखिएगा दिया सलाई की नोक में होता है लाल फास्फोरस। ठीक है, मछली जो तिल्ली होता है उसमें होता है ना जी नोक में, उसमें लाल फास्फोरस होता है। आगे बढ़ते हैं मानव शरीर में प्रयुक्त मात्रा में कौन सा तत्व होता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, सेकंड हाँ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, हंसाने वाली गैस है दोस्तों, देखिएगा हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न क्या है देखिए 69 नंबर। आग बुझाने वाली गैस है दोस्तों, देखिएगा आग बुझाने वाली गैस है कौन सी है दोस्तों? तो आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है? किस कांच का प्रयोग होता है? देखिएगा फिलांट कांच का। ठीक है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 कहा जाता है। H2SO4 सल्फर अणु को दर्शाया जाता है दोस्तों, सल्फर अणु को दर्शाया जाता है S8 द्वारा। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड प्राय क्षारीय होता है। ठीक है, धातु का ऑक्साइड प्राय क्या होता है? क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? कितने मिलीग्राम का होता है दोस्तों? देखिएगा ये होता है 200 mg का। ठीक है, 200 मिलीग्राम का होता है ना। फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है दोस्तों? फास्फोरस प्रचुरता में किसमें पाया जाता है? क्या देखिएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। हीरा और ग्रेफाइट का उदाहरण दोस्तों, देखिएगा हीरा और ग्रेफाइट का उदाहरण है अपरूपी का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं निम्न में से कौन हरित गृह गैस है? हरित
ग्रे गैस है दोस्तों, तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये तो है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ ये भी है, और मीथेन ये भी है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है दोस्तों, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं SO2 के कारण होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप में लेते हैं दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है दोस्तों, पथरी प्राय कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक है, थोड़ी मात्रा में मिलाए जाने वाला यौगिक दोस्तों, तो देखिएगा सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है दोस्तों, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, तो आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरो एसीटोफिनॉल, ठीक है, क्लोरो एसीटोफिनॉल होता है। आगे बढ़े 84 में, बालों को रंगने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। बालों को रंगने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाराफिनाइल डाइएमिन का, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक है, कौन एक बहुलक है, देखिएगा स्टार्च, स्टार्च एक क्या है, बहुलक है। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा वो हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट्स, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है दोस्तों, तो देखिएगा टेफ्लॉन का किया जाता है, ठीक है, टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे, 88 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों पॉलीएथिलीन हो जाएगा, पॉलीएथिलीन, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, वो कौन सा रेशा था दोस्तों, देखिएगा वो रेशा था रेयान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, कौन सी विधि प्रयुक्त होती है दोस्तों, देखिएगा वो विधि हो जाएगा गंधक के साथ गर्म करना, ठीक है, गंधक के साथ गर्म करना। आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की पूछ रहा है, तो याद कर लीजिएगा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और इसका क्या जाएगा पहला राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो वह दोस्तों टाइटियम, ठीक है, टाइटियम दोस्तों ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें,
कौन सी गैस जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है? कौन सी गैस जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है? तो वह दोस्तों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापन की स्थिति क्या होती है? किसी ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापन की स्थिति क्या होती है दोस्तों? देखिएगा, तापन की स्थिति होती है, स्थिति समान रहती है ना, ये हो जाएगा समान रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 ना। जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से, उसी तापमान पर, ठीक है, बर्फ के कणों की दोस्तों कणों की ऊर्जा से अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। आगे बढ़े। नाखूनों के पॉलिश हटाने के लिए किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो यह दोस्तों एसीटोन का प्रयोग किया था। ठीक है, नाखून के पॉलिश हटाने के लिए एसीटोन का प्रयोग किया था। आप लोग देखेंगे जब मूवी भी शूट होता है या गाना शूट होता है, देखिएगा जो हीरोइन लोग नाखून में पॉलिश लगाती है ना, वो बार बार अलग अलग दिखेगा, कहीं लाल कहीं ग्रीन, अलग अलग नेल पॉलिश लगाती है, तुरंत चेंज होता है। ऐसा क्यों? आप लोग देखेंगे जब नेल पॉलिश लगाने के बाद तुरंत नहीं छूटता है, बट आप एसीटोन का प्रयोग करके तुरंत उसको छुड़ा के फिर दूसरा कलर का नेल पॉलिश आप चढ़ा सकते हैं, है ना। आगे बढ़िए। निम्न में से किस प्रकार की वस्त्र सबसे अधिक जल का अवशोषण करते हैं? सबसे अधिक जल का अवशोषण करते हैं? तो देखिए दोस्तों, सूती वस्त्र, ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 98 नंबर। निम्न में से कौन सा पदार्थ की अवस्था को व्यक्त करता है? निम्न में से कौन पदार्थ की अवस्था को व्यक्त करता है? तो दोस्तों हो जाएगा पदार्थ की अवस्था को व्यक्त करता है। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये तो करता ही है पदार्थ की अवस्था को व्यक्त। ठोस द्रव गैस, ये तो नॉर्मल है। प्लाज्मा, ये भी, यानी दोस्तों सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? जैसे देखिएगा, इसकी अवस्थाएं होती है 5। कितना दोस्तों? 5 होती है, ऑप्शन नंबर डी। और आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 100। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य तरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है? अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है दोस्तों, उसे तत्व कहते हैं। ऑप्शन का इसका क्या आ जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से तो हम लोग पूरे साइंस को एक वीडियो में मात्र दोस्तों 1 घंटा से थोड़ा सा अधिक आपसे हम समय लिए हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर 1 घंटा समय अगर है आपके पास दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक दिन एग्जाम से पहले और एक दिन बीच में, और चाहेंगे एक दिन जो अभी हम डालें तुरंत देख लीजिए। ठीक है, यानी 3 बार अगर वीडियो आप देखते हैं तब यकीन मानिए दोस्तों आप आराम से, जैसे इस सीजन में 20 में से दोस्तों आप आराम से 15 क्वेश्चन तो आराम से बना के आ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं, और हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, हमको आप लोग पे बहुत ही भरोसा है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।